नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात अपराधियों के आतंक की करेंगे। बिहार में अपराधियों का आतंक चरम पर पहुंच चुका है। अलग अलग शहरों में गोलियों की तड़तड़ाहट और हत्याओं के बाद मचे चित्कार की गूंज से इस वक्त बिहार गूंज रहा है। यही नहीं, समस्तीपुर कोर्ट हाजत से 5 कैदी फरार हो गए, जिसमें से अब तक सिर्फ एक को पकड़ा जा सका है। सवाल है कि क्या बिहार पुलिस का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बीच सड़क पर फायरिंग की घटना से हुई किरकिरी से अभी पटना पुलिस उबर ही रही थी कि बिहार के कई शहरों में अपराधियों ने एक के बाद एक कई वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। बिहार की राजधानी पटना से करीब 89 किलोमीटर दूर है समस्तीपुर। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद समस्तीपुर कोर्ट हाजत से 5 कैदी फरार हो गए। एक कैदी को पुलिस ने किसी तरह पकड़ लिया, लेकिन बाकी के 4 अब भी फरार हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल करने के लिए जब हमने दोपहर 2 बजे के करीब समस्तीपुर के एसपी अशोक मिश्रा को फोन किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, बिहार की राजधानी पटना से करीब 69 किलोमीटर दूर है छपरा। 2 कारोबारियों सहित 4 लोगों की हत्या से छपरा में कोहराम मचा हुआ है। यहां तक कि छपरा डबल मर्डर केस के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और नाराज भीड़ ने एसएसपी के आवास का घेराव तक किया। यहां भी समस्तीपुर जैसी ही कहानी दोहराई गई। न्यूज 18 ने छपरा की कानून व्यवस्था का हाल जानने के लिए फोन किया तो एसपी ने फोन नहीं उठाया। यानी एक और अपराधी एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस के अधिकारी जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। सवाल है कि पुलिस अधिकारियों के जवाब न देने से क्या आपराधिक घटनाएं थम गई? तो जवाब है कि नहीं। ये मामले सिर्फ समस्तीपुर और छपरा तक ही सीमित नहीं है। शहर शहर अपराधियों ने ऐसे ही कहर मचाया है। पटना से करीब 139 किलोमीटर दूर दरभंगा में भी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। स्कूल जाते समय शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर अपने गुस्से का प्रदर्शन किया। पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर है मधेपुरा। मधेपुरा भर्राही थाना क्षेत्र में होटल संचालक की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। हत्या से गुस्साए लोगों ने मधेपुरा मुरलीगंज NH 107 को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन अपराध की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही। मुजफ्फरपुर और नालंदा में भी हत्या की वारदातें हुई। अपराधियों ने तो बिहार की राजधानी पटना में खुलेआम बीच सड़क पर फायरिंग कर पुलिस को खुली चुनौती दी। सवाल है कि क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं रहा? क्या पुलिस का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है? और क्या अपराध रोकने में बिहार पुलिस फेल हो चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, छपरा में बीते 24 घंटे के अंदर अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या की ताबड़तोड़ वारदात के बाद पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने किसी भी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं की है। सबसे पहले मुफस्सिल इलाके में गोदरेज शोरूम के मालिक अमरेंद्र सिंह सहित 2 लोगों की हत्या कर दी गई। तरैया में एक महिला की हत्या और भगवान बाजार इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या की घटना सामने आ चुकी है। छपरा में दोहरे हत्याकांड के बाद लोगों का आक्रोश भी दिखाई दिया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने एसपी के आवास का घेराव किया। पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश में अमरेंद्र सिंह और शंभू सिंह की हत्या की गई है। मामले की जांच हो रही है। पुलिस ने एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया है। महिला की गला रेतकर हत्या हुई है, तो वहाँ पर जो है आपसी विवाद, अवैध संबंध वगैरह के मामले की बात आ रही है, जो कि घर के अंदरूनी मामला है। पुलिस की टीम वहाँ पहुंची हुई है, उस पर समीक्षा की जा रही है। और भगवान बाजार में एक चाकू मारकर हत्या करने की बात आई, जिसमें भी आपसी विवाद और जो स्मैक पीने वाले हैं, नशा करते हैं, उन लोगों के द्वारा ऐसा करने की बात आई। पुलिस की टीम वहाँ पर एक्टिव है और ऐसे सभी लोगों को हम लोग जो है चिन्हित कर रहे हैं। इसमें जो भी दोषी उसको गिरफ्तार किया जाएगा।
तो डबल मर्डर में सर क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई? इसमें कुछ लोगों को पूछताछ के लिए अभी हिरासत में रखा गया है। उनसे जो जानकारी मिलेगी उसके बाद हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। इस मामले में अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। एफआईआर दर्ज होता है तो इसमें और आगे कार्रवाई करने में सहूलियत होगी। और वहीं समस्तीपुर में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मामला दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के खोसहा गांव का है, जहां सालों से चल रहे जमीन विवाद के बीच दोनों पक्षों के बच्चों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के बुजुर्ग की पीट कर जान ले ली। मृतक की पहचान शिवजी राय के रूप में की गई है। इधर पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इस बीच घटना से आक्रोशित लोगों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए दलसिंह सराय मंसूर चक सड़क पर शव को रखकर जाम किया। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर इस मामले को शांत करा लिया है, लेकिन लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। पहले से चल रहा था जमीन के बारे में, आज से नहीं, कम से कम 20 साल से 27 साल से चल रहा है ये जमीन। कितना दूर जमीन है? कितना जमीन है? जमीन कम से कम हो गया 6 बीघा जमीन है। एक घर का है, वो दारू बेच रहा था वो, उससे लिया ही भाई पैसा हमारे पास अभी नहीं है, हम 10 दिन के बाद पैसा देंगे। तब ये बोल रहा था हम पैसा देंगे उतना ही देंगे जितना तू दारू पिया है वो पैसा काट के देंगे हम, उस फालतू में देंगे नहीं। वो उठा 4 फट मारा इसको पहले। और इस बीच आपको दानापुर से बड़ी खबर दे दे, जहां पुलिस ने रोड जाम करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज किया। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। लापता युवक के मामले में अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं है। 20 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें सामने आई है। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम किया, जिस पर जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने लोगों पर लाठियां भांजी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग गुस्से में हैं। लापता युवक के मामले में पुलिस के हाथ खाली है और लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे, अपना विरोध जाहिर कर रहे थे, तब देखिए किस तरीके से पुलिस उन पर लाठियां भांज रही थी। ये तस्वीरें सामने आई है, पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें सामने आई है। दरअसल गुड्डू नाम का युवक बीते 20 दिनों से लापता है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। ऐसे में गुस्साए परिवार वालों ने बस स्टैंड के पास सड़क को जाम किया। आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया और इसके बाद पुलिस ने सभी पर लाठीचार्ज किया। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बता दें कि गुड्डू दानापुर डीएसपी ऑफिस के पीछे किराए के मकान में रहता था और सगुना मोड़ से वो लापता हो गया था। इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। 8 तारीख को पीड़ित की पत्नी ने दानापुर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। गुड्डू के ही एक दोस्त पर आरोप भी लगा था, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। लेकिन जब लोगों ने प्रदर्शन किया, पुलिस से सवाल किए, तब देखिए वहां पर पुलिस किस तरीके से उनके साथ बर्ताव करती हुई देखी गई। थाना अंतर्गत दिनांक 5 मई को एक व्यक्ति को गायब होने के संबंध में सूचना दिनांक 7 को उनके परिजनों द्वारा दी गई थी, लापता होने के संबंध में, जिस संबंध में दानापुर में मिसिंग एफआईआर दर्ज किया गया था। कालांतर में उनके परिजनों द्वारा एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया अपहरण करने के संबंध में, जिस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, कांड अनुसंधान अंतर्गत है तथा उनके परिजनों के लगातार संपर्क में है। लेकिन राजनीतिक लोगों द्वारा आज सड़क जाम किया गया था, जिसे पुलिस बल के द्वारा खाली करवाया गया। थाना नहीं साथ दे रहे हैं। ठीक है, खोजेंगे, सबूत मांग रहे हैं। जब हम सबूत दिए हैं कि धीरज को साथ में धोसरी कमरा में कर रहा है, वो जैसे गायब है, अब का सबूत दे? मर्डर करते सबूत दे। धीरज कुमार पकड़ा, आज रोड जाम, धीरज कुमार 2 बार पकड़ाया है। धीरज कुमार को छोड़ दिया है लोग। जब आज जाम किए हैं रोड, तो मर्दे मेहरारू सबको मारा है। धीरज कुमार सबको लाठी चार्ज कर दिया है। थाना दिया, प्रशासन का क्या नियम है? गुड्डू का भाई जेंट्स को लेडीज को सब मारने के लिए चार्ज है। मेरे पति हो के गए था 3 बजे घर से निकले शाम को कि हम जा रहे हैं दीघा। हम पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, तो दीघा जा रहे हैं। दीघा नहीं गए थे, सौने मोड़ पर थे, धीरज के साथ थे। कहे कि इंडियानों को फोन कर दिए कि कहाँ पर भैया चला। तो हम सोचे कि दोनों गोरा के सलाह हो गए, नहीं घरों के परिवार से कोनो से बताए। दिन अब के कांड हुआ धीरज कुमार के साथ। धीरज कुमार भी झगड़ा किए, वैसे गाज क्यों उठा लिए। आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर आरा से दे दे, जहां पढ़ने के लिए लाइब्रेरी गई एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने की खबर सामने आई है। छात्रा को जहर देकर मारा गया है।
छात्रा के परिजनों ने थाने में लाइब्रेरी संचालक सहित उसके साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। मामला हसन बाजार थाना इलाके का है, जहां पर छात्रा से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर एक आरोपी डीसी यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विकास यादव और बबलू यादव की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मामले में लाइब्रेरी संचालक की भूमिका को लेकर भी जांच हो रही है। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर लाइब्रेरी के पास का सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया है और इसके आधार पर आगे जांच चल रही है। और इसमें जो मुख्य आरोपी है, जो डीसी यादव है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया गया। उसके पूछताछ में भी ये बात प्रकाश में आई है कि वो और उसके साथ 2 अन्य उनके जो है मित्र हैं, ये लोग पूर्व से पहले उस जो प्रीता को जानते पहचानते थे, साथ में पढ़ाई करते थे। तो ये घटना की गई है, उसमें एक अपराधी की गिरफ्तारी की गई है, अन्य 2 अपराधी की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी। और वहीं बेगूसराय में अपराध की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है और पुलिस छोटे अपराधियों की गिरफ्तारी कर महज खानापूर्ति में जुटी हुई है। आए दिन हत्या, एनडीए नेता की हत्या और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार की अपहरण जैसी गंभीर घटनाओं को लेकर लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। 10 दिनों से साहेबपुर कमाल अपराधियों के तांडव स्थली बनी हुई। अपराधियों का जो तांडव स्थली साहेबपुर कमाल बना हुआ है, पुलिस को चाहिए कि इन तमाम लोगों को नैब करके उसको कानून के शिकंजे में लाए और जिस तरह से अपराधी तांडव नृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बेगूसराय जिले के अंदर, खास करके साहेबपुर कमाल प्रखंड के अंदर में जो है अपराधी बेखौफ हो गए हैं और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है प्रशासन का। यह प्रशासन पूरी तरह से विफल है और बेगूसराय जिला का प्रशासन भी पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है। जी, साहेबपुर कमाल की जनता खास करके डरे और सहमे हुए है। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ते जा रहा है और इसके बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार पर उठ रहे सवालों के बीच बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनकाउंटर होना चाहिए, साथ ही अपराधियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने ये तमाम बातें कही। घटनाएं घट रही है, ये काफ़ी दुखद तो है ही। हम कहेंगे जो भी पुलिस अधिकारी हैं थोड़ा और एक्शन में आने की आवश्यकता है और पुलिस का भय अपराधियों के दिल में कैसे हो इसके लिए काम करना पड़ेगा। चाहे जो भी एक्शन लेना पड़े, बुलडोजर चलाना पड़े, इनकाउंटर करना पड़े, पुलिस करे। ये अभी के समय में अति आवश्यक हो गया है क्योंकि अपराधी के दिल में पुलिस का भय हम समझते कम हो रहा है, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराध की घटनाओं पर कार्रवाई हो रही है। बिहार में सुशासन की सरकार है, कोई किसी को बचाने वाला नहीं है और जो अपराध करेगा वो सीधे तौर पर सलाखों के पीछे होगा। ने जब से सूबे की बागडोर संभाली है, जनता ने उन पर विश्वास किया है, तो प्रथम प्राथमिकता रही है कानून का राज्य को स्थापित करना। निश्चित रूप से यहाँ पर बगैर किसी के दबाव में जब भी कोई आपराधिक घटना घटती है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, ट्रायल होता है, सज़ा होती है और इसमें कोई भी किसी तरह की बात नहीं सुनी जाती है और जो भी दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। पुलिस महकमा इससे सचेत है। और चलिए इस बीच आपको नालंदा से बड़ी खबर दे दे। पुलिस ने कुख्यात अपराधी अखलाकुर रहमान उर्फ अकबर मलिक को गिरफ्तार कर लिया है और भारी मात्रा में देसी विदेशी अवैध हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। एसपी भारत सोनी के मुताबिक बिहार थाना क्षेत्र के बैगराबाद निवासी अकबर मलिक को लेकर अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने अकबर और उसके भाई और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर रेड किया और फरार अकबर को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने डबल बैरल गन, सिंगल बैरल गन, अलग अलग बोर की राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल और सैकड़ों जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं, जिनमें ताइवान निर्मित रिवॉल्वर है, इंग्लैंड निर्मित 32 रिवॉल्वर, इसके अलावा 967 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है।
बाद में जो है काफ़ी भारी मात्रा में जो है हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें DBBL गन लोडेड 1 मिला है, SBBL गन लोडेड 1 मिला है, .315 बोर का राइफल 1, 30.06 बोर का राइफल 1, एयर गन दूरबीन लगा हुआ 1 मिला है, और उसके अलावा 7.65 mm की 44 जिंदा गोलियाँ, .32 mm की 44 गोलियाँ, 30.6 mm का जिंदा गोली 6, .315 की जिंदा गोली 15 और 12 बोर का जिंदा गोली 58 हमको मिली। फिर उसके बाद जो अकबर मलिक है उसको भी हमने गिरफ्तार किया है, जिसपे आपराधिक इतिहास जो है बिहार थाना में टोटल 8 केस इसमें पूर्व में पाए गए हैं। और अब बात सियासत की करेंगे और सवाल कि क्या बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे पर मुहर लग गई है। ये सवाल राजनीतिक गलियारों में तेजी से उछल रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एनडीए में सीटों के बंटवारे पर लगभग बात बन गई है। एनडीए के नेता इस पर कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, पर यह इशारा जरूर कर रहे हैं कि सहयोगी दलों के बीच तालमेल बन चुका है और कहीं भी कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। इस बात का इशारा किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने। विजय चौधरी ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और सभी सहयोगियों के सम्मान का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। कि सीटों के बंटवारे के संबंध में एनडीए के सभी घटक दलों के बीच पूर्ण समझदारी है, कोई आपस में इसमें न कोई विवाद है। एनडीए के सभी नेता इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर बिहार में बात लगभग बन गई है। हालांकि इस पर अभी कोई भी कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहा है। उसी तरह सीट बंटवारे का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये काम केंद्रीय नेतृत्व का है, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता हूं, लेकिन सभी कुछ अच्छा है और सीट बंटवारे का काम जो है केंद्रीय नेतृत्व करेगी। उपयुक्त समय आने पे एनडीए की सर्वदलीय बैठक होगी और जो भी घटक दल जिस क्षेत्र से भी मजबूत है सीट जीतने में वो अपनी दावेदारी पेश करेगा और उनका सम्मान होगा और उसके अनुसार ही टिकट का सीटों का आवंटन होगा, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है 2025 में प्रचंड बहुमत से फिर से बिहार में सरकार बनाना। और एनडीए के नेता भले ही कोई आंकड़ा देने से बच रहे हों, पर चर्चा है कि सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू और बीजेपी 100 और 105 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी को 22 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि मांझी की पार्टी हम को 5 से 7 सीट मिल सकती है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 से 5 सीट दिए जाने का अनुमान है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान और कुशवाहा की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं थी। इस बार इन दोनों के आने से यदि एनडीए का कुनबा मजबूत हुआ है तो सीमित सीटों पर दावेदारी भी बढ़ी है। बहरहाल चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और सूत्र बताते हैं कि जून के आखिरी में या जुलाई में एनडीए में सीट बंटवारे पर मुहर लग सकती है, ताकि एनडीए के उम्मीदवार बेहतर तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर सके। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के बिहार दौरे की। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार बिहार आ रहे हैं। खास बात यह है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये उनका पहला दौरा है और इसे भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में एनडीए ने जी जान लगा दी है। पीएम मोदी अपने 2 दिनों के बिहार दौरे के दौरान बिहार को करीब 50,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और एनडीए नेताओं का उत्साह, ये तस्वीर है एनडीए की तैयारी पीएम मोदी के स्वागत की। बिहार की मिट्टी से किया अपना वादा पूरा करने के बाद पीएम मोदी बिहार लौट रहे हैं, तो उनके स्वागत को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारतीय नारी ही नहीं, पूरे विश्व की नारी उनके इस भावना के साथ खड़ा है
कि जो महिलाओं के मां बहनों के सिंदूर को उजाड़ेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये प्रधानमंत्री के संकल्प आज हर मन मस्तिष्क में घूम रहा है। पटना पहुंचते ही पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का ग्रैंड रोड शो शुरू होगा। 32 जगहों पर पीएम के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। रोड शो के बाद पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और फिर कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। उस प्रधानमंत्री को अभिवादन करने के लिए पटना की 1 लाख से ज्यादा जनता एयरपोर्ट से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक पलके बिछाए उनका इंतजार कर रही है। एक गजब का माहौल होगा प्रधानमंत्री जी का स्वागत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। विकास योजनाओं में हवाई अड्डे, बिजली परियोजना और एक्सप्रेस वे जैसी योजनाएं शामिल हैं। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। एनडीए गठबंधन का जो चट्टानी एकता है, जनता पहचान रही है इस बात को। यही गठबंधन एनडीए है जो इस देश को और इस राज्य को चला सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता विक्रमगंज 30 तारीख को सुबह 10 बजे आ रहे हैं। औरंगाबाद, अरवल, सासाराम, कैमूर, आरा, बक्सर लाखों लोग उनके सभा में आएंगे। रेल के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क के क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री जी का ये लगभग 50,000 करोड़ का उपहार हमारे बिहार को विकसित ही नहीं करेगा, हर बिहारी गौरवान्वित भी होगा। पीएम मोदी के बिहार दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुट गई है। पटना में पीएम मोदी का रोड शो और विक्रमगंज में जनसभा पार्टी की ताकत और संगठन को मजबूत करने में अहम साबित होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। देखिए, पीएम मोदी 29 मई को 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 29 मई को पीएम मोदी पटना आएंगे। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक पीएम मोदी का रोड शो का कार्यक्रम है। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास कार्यक्रम भी होगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, अलर्ट है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने, आपको दिखाते हैं। सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। ऐसे में पटना पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट पर है और देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट जो नया एयरपोर्ट बना है और बिहार वासियों का इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। पीएम मोदी कल पहुंचेंगे और 4 घंटे तक जहां ट्रैफिक को लेकर जो है पटना पुलिस अलर्ट पर है और रूट चार्ट तैयार कर लिए गए हैं। जिलाधिकारी हमारे साथ हैं और एसएसपी भी हैं। क्या लग रहा है सर, कि लंबा इंतजार था वो खत्म होने वाला है? हाँ, बहुत लंबा था और बहुत दिन से लोगों की मांग थी, पूरे शहर वासियों की और पूरे बिहार वासियों की। एक अच्छा एयरपोर्ट होना चाहिए पटना में, बिहार में। वो मांग आज पूरी हो रही है। बड़ा हर्षोल्लास का जो है माहौल है, सभी लोग बहुत ही खुश हैं। सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और निरंतर वरीय स्तर से भी सभी पदाधिकारियों द्वारा, दंडाधिकारियों द्वारा, पुलिस पदाधिकारियों द्वारा उस सभी रूट का मुआयना किया जा रहा है। जहां कहीं से भी क्राउड को आना है, जनता को आना है, उन सभी जगहों पे हम लोगों ने फ्रिस्किंग की व्यवस्था की है। सीसीटीवी कैमरे द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई एंटी सोशल एलिमेंट इस भीड़ का फायदा न उठा सके। और लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने आ रहे हैं, उनको सुनने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, तो वो अपने हर्षोल्लास के साथ उनको देखें, मिलें। कहीं ना कहीं जो पीएम आएंगे यहाँ से और यहाँ से रोड शो को लेकर जो रूट चार्ट तैयार किए गए हैं, उन रूटों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। मजिस्ट्रेट और पर्याप्त संख्या में जो महिला और पुरुष बल है उनकी तैनाती रहेगी। और एयरपोर्ट है, या एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से तिरंगा झंडे का जो डिजाइन है वो आपको दिखा रहा है। और जो विस्तारीकरण है जिसका इंतजार हो रहा था, कल इंतजार खत्म होगा। पीएम आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण जो एयरपोर्ट है इसका उद्घाटन भी होगा और इसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी कल बिहार आ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लोगों का उत्साह है, जो इंतजार है, वो खत्म होने वाला है। और निश्चित रूप से पीएम से यही उम्मीद कर रहे हैं लोग, कल के दिन न सिर्फ उद्घाटन को लेकर तोहफा देंगे बल्कि कल बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18
पटना। और वहीं पटना में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो को देखते हुए कई सड़कों को आम लोगों की गाड़ियों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, तो एयरपोर्ट सहित कई जगहों पर जाने के लिए वैकल्पिक रूट तैयार किए गए हैं। पीएम पटना एयरपोर्ट से डुमरा चौकी होते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आईपीएस मेस मोड़, हड़ताली मोड़, हाई कोर्ट, इनकम टैक्स गोलंबर से बीजेपी ऑफिस तक रोड शो का कार्यक्रम होगा। जिसके पास फ्लाइट की टिकट होगी उन्हें ही एयरपोर्ट तक जाने की अनुमति होगी। टिकट रहने के बाद यात्री पटेल गोलंबर से एयरपोर्ट तक जाएंगे। डीटीओ कार्यालय से एयरपोर्ट तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। डीटीओ कार्यालय से उत्तर की तरफ आने जाने वाले वाहनों को जगदेव पथ होकर जाना होगा। तो ये रूट डायवर्जन किया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो एयरपोर्ट पे जाने वाले यात्री हैं जिनकी फ्लाइट 29 तारीख को है शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, पहली चीज तो ये कि आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कम से कम 3 घंटा पहले अपनी फ्लाइट को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। दूसरा चीज, यदि आप लोग किसी कारण से लेट होते हैं तो हमारी तरफ से, पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, डुमरा चौकी पर एक गाड़ी डीटीओ ऑफिस के सामने और 2 गाड़ी पटेल गोलंबर पे हमने वहां पे स्थित स्टेशन रखी है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से यातायात में दिक्कत नहीं है। उत्तर बिहार जैसे हाजीपुर, छपरा, सिवान आदि से आने वाले जितने भी बड़े वाहन हैं या छोटे वाहन हैं जो कि रोड शो के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को जेपी सेतु और गांधी सेतु के ऊपर अपना परिचालन किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। जेपी सेतु के ऊपर भी उस दिन के लिए बसेस अलाउड हैं, लेकिन वे लोग किसी भी प्रकार से शहर में नहीं घुसेंगे। गंगा पथ होते हुए दीघा गोलंबर से अटल पथ तक वो लोग जा सकते हैं। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दें। मध्य प्रदेश के रतलाम में बिहार पुलिस की गाड़ी पलटी, एक सिपाही और दारोगा की मौत की खबर है। मुकुंद मुरारी दारोगा और विकास कुमार सिपाही की मौत हो गई है। बिहार पुलिस की गाड़ी पलटी मध्य प्रदेश में और देखिए एक सिपाही और दारोगा की मौत की जानकारी। इस हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गुजरात जाने के दौरान ये हादसा हुआ। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वहीं औद्योगिक थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और वहीं पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बीसीए की ओर से अंडर 16 के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें फाइनल मुकाबला समस्तीपुर बनाम सिवान के बीच में खेला गया। समस्तीपुर के खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में अपना दमखम दिखाया और सिवान को 160 पर ही ऑल आउट कर दिया। समस्तीपुर टीम से 2 गेंदबाजों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और खिलाड़ियों ने कहा कि हमारा टारगेट इंडियन टीम में जगह बनाना है। खिलाड़ियों से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने, आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। बीसीए की तरफ से टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं। अंडर 16 श्यामल सिन्हा टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, जहां समस्तीपुर और सिवान के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ यहां मैदान में हैं और फिलहाल समस्तीपुर का पलड़ा जो है वो भारी है। कारण ये है कि इनके जो बॉलर हैं उन्होंने अपना पूरा दम लगाया है। 2 बॉलर भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, कोई 5 विकेट लिया, कोई 3 विकेट लिया। और जिस तरीके से अगर समस्तीपुर की हम बात करें तो वैभव सूर्यवंशी का नाम उभर कर सामने आया है। वैसे में ये टीम इस बार काफी दमखम के साथ मैदान में है। क्या नाम है? अनुराग कुमार। अनुराग, कितना विकेट लिया आपने? 5 विकेट। किसका पलड़ा भारी है इस वक्त? समस्तीपुर का। जीत जाएंगे? यस, हाँ। अभी तक टोटल अगर अंडर 16 की हम बात करें तो कितना विकेट हुआ है? 13 विकेट। 13 विकेट। आपका कितना विकेट हुआ? 18 विकेट। 18 विकेट। क्या लग रहा है समस्तीपुर चैंपियन होगा? जी हाँ, चैंपियन होगा। चैंपियन होगा। तो ये देखिए खिलाड़ियों का जो जोश है वो पूरा हाई है। अंडर 16 के ये जो खिलाड़ी हैं वो हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं जोश हाई है और समस्तीपुर तो जीतेगी। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग खेल रहे हैं, आगे भविष्य में कहाँ आप लोगों का जगह कहाँ बनता है, कहाँ खेलना है? इंटरनेशनल इंडियन टीम में जगह बनानी है। हाँ। तैयारी उसी की है? यस मैम। बिल्कुल, तो तैयारी उसी की है। आप क्या करते हो, बॉलर या बैट्समैन? बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन। कहाँ जाना है आगे भविष्य में? इंडियन टीम। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।